नौवीं कक्षा की विज्ञान विषय की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैलेश, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेघिया से। परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा बबीता जी का, हु इज़ द कंटेंट राइटर ऑफ दिस क्लास। सी इज़ पीजीटी इन फिजिक्स एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहासड़ा, ब्लॉक लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। चलिए अब अध्याय शुरू करते हैं और आज हम सीखेंगे अध्याय ध्वनि के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जान पाएंगे प्रोडक्शन ऑफ साउंड की ध्वनि का उत्पादन किस प्रकार से होता है, ध्वनि किस प्रकार से गति करती है और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके अलावा ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। उसके साथ ध्वनि तरंग के अभिलक्षण और अलग अलग माध्यम में तरंग का वेग क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम सीखेंगे। परंतु उससे पहले एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप क्लास शुरू करें उससे पहले नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठें, ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं ध्वनि के बारे में। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि जब स्कूल की घंटी बजती है तो आपको ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि उस घंटी की आवाज़। फ़ोन पर आप किसी मित्र से बात कर रहे होते हैं, वो भी ध्वनि आपको सुनाई देती है। उसी को हम ध्वनि कहते हैं, जो आपके कानों को सुनाई दे रही है। उसके अलावा पानी का गिलास जब आप भरते हैं तो उसमें गिरते हुए पानी की आवाज़ या तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी ध्वनि आपको सुनाई देती हैं। परंतु बात ये आती है कि ये ध्वनि या साउंड है क्या। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण की संवेदना उत्पन्न करता है। या हम दूसरे शब्दों में परिभाषित करना चाहें, ध्वनि एक कंपन है जो माध्यम से यांत्रिक तरंग के रूप में फैलता है। अब बात ये आती है कि ये कंपन क्या है, ये क्या होता है। तो देखिए, कंपन का मतलब है इधर उधर की गति। कोई भी चीज़ इधर उधर, जैसे मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पेन चलता हुआ दिखाई दे रहा है, या इस तरीके से मैं करूँ इसको, तो ये क्या है, एक तरह का कंपन, यानी कि वाइब्रेशन है। और वो वाइब्रेशन उत्पन्न करता है ध्वनि को। आइए इस पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक बॉल टंगी हुई दिखाई दे रही है धागे से, जो इस यू शेप के यंत्र के साथ टकराती है और इसको टकराने के बाद ये वापस चली जाती है। परंतु आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इसके सिरे को देखेंगे तो यहाँ पे ये लगातार कंपित हो रहा है। इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये कंपन है, ये इधर उधर जा रहा है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। यही कंपन है और इसी के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है, अर्थात ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार जाती है। ध्वनि का प्रोपगेशन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन होता है कणों की सहायता से। जो भी कण विद्यमान है वायुमंडल में, उसके कारण ध्वनि जा पाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी कंपित वस्तु है जो, और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे के सारे कण हैं। जो भी वातावरण के अंदर वायुमंडल के कण हो सकते हैं, तो वो कण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये क्या होगा, ये कंपित वस्तु इन कणों के ऊपर बल लगाएगी, जिसके कारण ये कंपन इसके साथ वाले कणों में विस्थापित हो जाता है और इस प्रकार से ध्वनि गमन करती है। चलिए यहाँ पे इस प्रक्रिया को समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, इससे ध्वनि इस कण से टकराएगी। अब ये कण वाइब्रेट करेगा, इधर उधर जाएगा, दूसरे कण के साथ टकराएगा, दूसरा कण भी फिर इधर उधर जाएगा। तो इस तरीके से कण एक दूसरे को, जो ध्वनि की ऊर्जा है, अपने साथ वाले कणों को वो लगातार विस्थापित करते रहते हैं। और इस तरीके से ध्वनि हम किसी भी वस्तु से, जो कंपित वस्तु है, उससे हमारे कानों तक पहुंच जाती है। यहाँ पे इस चित्र में देख सकते हैं कि ये एक कंपित वस्तु है। यहाँ से जो कंपन उत्पन्न होते हैं वो माध्यम के कणों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार संचरित हो रहे हैं। अर्थात ये कंपन यहाँ से हमारे कानों तक पहुंच रहे हैं। और कानों तक कंपन पहुंचने का मतलब है कि ध्वनि इस वस्तु से, जो भी कंपित वस्तु थी, अर्थात जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा था, उससे हमारे कानों तक पहुंच जाती है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। अब यहाँ पे ध्वनि संचरण में कणों के साथ क्या होता है, देखिए,
सिर्फ इस पूरे सिस्टम में ध्वनि एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक, अर्थात जो वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर रही है उससे हमारे कानों तक पहुंचती है इन कणों की सहायता से। परंतु यहाँ पे कण वहीं पे रहेंगे, सिर्फ वे ध्वनि को संचरित करते हैं। अर्थात यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स या जो कण हैं वो संचरण नहीं करेंगे, वो सिर्फ ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजेंगे। अर्थात यहाँ पे जो कंपन या डिस्टरबेंस हो रही है सिर्फ वहीं एक जगह से दूसरी जगह पे लगातार चलता चलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई कंपन इसके अंदर नहीं हो रहे, तो यहाँ पे जो वायुमंडल के कण हैं वो भी एक जगह पे स्थित हैं, वो भी वाइब्रेट नहीं कर रहे, जिसके कारण यहाँ पे कोई ध्वनि संचरण नहीं हो रहा। इसको समझने के लिए हम इस चित्र की सहायता ले सकते हैं कि ध्वनि किस प्रकार से संचरित होती है। सबसे पहला, यहाँ पे किसी प्रकार का कंपन नहीं है, कण जो वायुमंडल के हैं वो अपनी यथास्थिति बनाए हुए हैं, अर्थात वो भी नहीं हिल रहे, तो इस तरह से यहाँ पे कोई संचरण नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपन उत्पन्न हुआ, कंपन उत्पन्न होने के कारण जिस तरह से यहाँ पे हो रहा है, तो कुछ कण कुछ समय के लिए इकट्ठा होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये इकट्ठा हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो जब इस तरह से इसकी एक सिरा इस तरफ जाएगा तो वायुमंडल के विभिन्न कणों को यह इकट्ठा करेगा। जब इस तरीके से कण इकट्ठा होते हैं तो उसको हम संपीड़न कहते हैं। तो यहाँ पे हाई डेंसिटी या उच्च घनत्व की वायु बनती है और यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है, जिसको हम रेयरफ्रैक्शन कहते हैं। ये स्थिति आती है जब इसकी दोनों सिरे नजदीक नजदीक आते हैं, तो ये वायु के अंदर विरलन पैदा कर देता है या रेयरफ्रैक्शन पैदा करता है, जिसके कारण लो डेंसिटी का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी के दो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और इन्हीं के कारण बनती हैं तरंगे, या हम कह सकते हैं ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे या मैकेनिकल वेव्स होती हैं। नाउ अब बात यहां पे ये आती है कि व्हाट इज दिस कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन, ये संपीड़न और विरलन क्या है। उच्च दाब का और उच्च घनत्व वाला क्षेत्र जहां कण एक दूसरे के सबसे नजदीक होते हैं उसे हम कंप्रेशन या संपीड़न कहते हैं। रेयरफ्रैक्शन या विरलन जहां निम्न दाब एवं निम्न घनत्व वाला क्षेत्र होता है, जहां कण परस्पर दूर होते हैं, जिसमें कण पास पास होंगे तो वो बन जाएगा कंप्रेशन, और जिसमें कण दूर दूर होते हैं वो बन जाता है रेयरफ्रैक्शन या विरलन। अब यहाँ पे कुछ समय के लिए वीडियो को रोक के इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। क्या है, ध्वनि तरंगे जैसा अभी हमने बात की थी कि यांत्रिक तरंगे होती हैं। अब बात आती है कि क्या ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आइए इस बात को भी समझते हैं। अभी हमने देखा था कि ध्वनि तरंगे चलती हैं कणों की सहायता से। कण ध्वनि को संचरित करते हैं, अर्थात कंपन को संचरित करते हैं, उसी के कारण वह दूसरी जगह पे जा पाती हैं। और कण होते हैं ठोस में, द्रव में या गैस में। तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि को संचरण के लिए भौतिक माध्यम, जिसमें ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है, की आवश्यकता होती है, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस के कण ध्वनि तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, जिसके कारण ध्वनि का संचरण होता है। चलिए अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के माध्यमों में ध्वनि को देखते हैं कि कितनी आसानी से वो चल पाएगी। तो देखिए, सॉलिड, जिसको हम ठोस भी कहते हैं, उनके अंदर ध्वनि का संचरण सबसे अधिक होता है। दूसरा, उसके बाद आते हैं लिक्विड, या जिसको हम द्रव भी कहते हैं। उसके अंदर ठोस के मुकाबले ध्वनि का संचरण कम होता है, अर्थात ध्वनि कम गति करती है। उसके बाद अर्थात ध्वनि और सबसे कम संचरण होता है गैस के अंदर, गैस या हम कह सकते हैं वायु। तो सबसे अधिक संचरण होगा, यानी कि सबसे दूर तक ध्वनि जाएगी ठोस के अंदर और सबसे कम दूरी तक जाएगी वायु के अंदर। परंतु अगर वायु ही ना हो तो, अर्थात वैक्यूम हो, तो उस स्थिति में आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं होता। इसको भी आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। ध्वनि का संचरण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पे कंपन होने के लिए कण ही उपस्थित नहीं है, तो इस वजह से वहां पे ध्वनि का संचरण नहीं होगा।
इसे भी आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। अब यहां से हम कह सकते हैं कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर माध्यम होगा तो ध्वनि संचरित होगी, अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि संचरित नहीं होगी। अब बात आती है कि क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? तो देखिए, चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, अर्थात वहां पे कोई माध्यम नहीं है और बगैर माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। इसलिए हमें चंद्रमा के ऊपर किसी प्रकार की कोई ध्वनि सुनाई नहीं देगी। आइए अब ध्वनि की तरंगों की प्रकृति के बारे में समझते हैं। ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या अनुदैर्घ्य तरंगे हैं क्या? जिस प्रकार से जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है, तो अभी यह जब इकट्ठा होता है तो उसको हम संपीड़न कहते हैं। यहाँ पे आप चित्र के अंदर भी देख सकते हैं, ये संपीड़न या कंप्रेशन होता है। और जब हम इसको खींचते हैं तो ये दूर तक फैल जाता है, जिसको हम विरलन या रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या अनुदैर्घ्य तरंगों में भी ऐसा ही होता है। इसमें जो एनर्जी है वो या ऊर्जा है वो इस तरीके से गमन करती है। यहां पे आप देख सकते हैं संपीड़न लगातार जा रहा है, उसके बदले रेयर फ्रैक्शन दूसरी तरफ चलता है। आप यहां से देख सकते हैं संपीड़न आगे की तरफ जा रहा है। संपीड़न मतलब यहां पे एनर्जी अर्थात कंपन का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो अब हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। यहाँ पे वीडियो को रोक के इसे आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। यहाँ पे कुछ ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है वेवलेंथ, जिसको हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दूसरा है एम्पलीट्यूड, आयाम। तीसरा है आवर्ती या फ्रीक्वेंसी। चौथा है टाइम पीरियड या आवर्तकाल। और पांचवा है पिच या तारतो। इन सब के बारे में चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, अभी हमने जाना था कि ध्वनि तरंगे जब चलती हैं तो वह संपीड़न और विरलन बनाती हैं। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां पे संपीड़न होगा वहां पे वायु का घनत्व सबसे अधिक है या उस माध्यम का घनत्व सबसे अधिक है। और जहां पे रेयर फ्रैक्शन होगा, यहां पे भी आप देख सकते हैं, वहां पे कण जो है वो दूर दूर होंगे, यानी कि वहां पे विरलन होगा और वहां पे घनत्व सबसे कम होता है। अब यहां जहां पे सबसे अधिक घनत्व होगा उसको हम क्रस्ट या शिखर मान सकते हैं या उसको हम कंप्रेशन कहेंगे। और जहां पे सबसे कम होगा उसे हम विरलन या रेयर फ्रैक्शन कहेंगे। और उसको समझने के लिए हम यहाँ पे ट्रफ या घाटी भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा क्रस्ट और ट्रफ, ये क्या है? शिखर जो संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है श्रृंग या क्रस्ट कहलाता है। उसके अलावा जो ट्रफ, द वैली विच रिप्रेजेंट्स द रेयर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ट्रफ। घाटी जो विरलन के क्षेत्र को प्रदर्शित करती है गर्त कहलाती है। तरंगदैर्घ्य जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जो तरंग की लंबाई होती है उसी को हम वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये दो लगातार क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ध्वनि तरंगों से समझना चाहें, दो लगातार संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी होती है। इसको आप अपनी नोटबुक, यहाँ पे वीडियो को रोक के आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं आयाम को। किसी भी ध्वनि की कितनी प्रबल है उसको निर्धारित करता है उसका आयाम, यानी कि कितना उसके अंदर अधिक संपीड़न होता है, या संपीड़न को हम यहाँ पे क्योंकि क्रस्ट और ट्रफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितना अधिक ऊंचाई इसकी होगी उसका एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। एम्पलीट्यूड या आयाम को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक मृदु ध्वनि, एक प्रबल ध्वनि। जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है अर्थात जिसकी ऊंचाई कम होगी वह मृदु ध्वनि होगी, और जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी क्रस्ट की या ट्रफ की वो प्रबल ध्वनि होगी, यानी कि ज्यादा जोर से आपको सुनाई देगी। आयाम किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। यहां पे वीडियो को आप रोक के अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के बारे में। जितनी बार एक सेकंड में कोई चीज रिपीट होती है अर्थात दोहराई जाती है उसको उसकी आवृत्ति कहते हैं। यहां पे ध्यान रखें, समय हम 1 सेकंड ले रहे हैं। देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक इस
को लंबाई को हमने तरंग दैर्घ्य कहा था। तो 1 सेकंड में ऐसी कितनी तरंग दैर्घ्य अर्थात कितनी वेव्स अर्थात कितनी तरंगे पूरी होती हैं, वो उसकी आवर्ती कहलाती है। इसको लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या तरंग की आवर्ती कहलाती है। एक दोलन अर्थात एक कंप्लीट साइकिल यहां से यहां तक पूरी तरह से होता है, अर्थात एक संपीड़न और एक विरलन या एक क्रस्ट और एक ट्रफ से मिलके एक दोलन बनता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं जो समय है वो 1 सेकंड दिया गया है, तो यहां पे दोलनों की संख्या 5 हो जाती है। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी होगी या आवर्ती होगी वो होगी 5 हर्ट्ज। अब ये हर्ट्ज क्या है, चलिए समझते हैं। आवर्ती को हम f या न्यू से लिखते हैं, f स्मॉल f या न्यू। ये ध्यान रखिए v इस तरह से होता है, ये v नहीं है, ये न्यू है। आपको इसको भी और इसको भी दोनों को इस तरीके से मोड़ना है। इसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। 1 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 1000 हर्ट्ज। अभी जैसे हमने पिछली स्लाइड में 5 हर्ट्ज लिखा था, इसका मतलब 1 सेकंड में दोलनों की संख्या 5 थी, जबकि यहां पे 1 किलो हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड में दोलनों की संख्या 1000 है। टाइम पीरियड या आवर्त काल, एक पूरा दोलन करने में कितना समय लगता है उसको हम आवर्त काल या टाइम पीरियड कहते हैं। इसको सेकंड में मापा जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं पूरा एक दोलन होने में जो भी टाइम लगा वो उसका आवर्त काल कहलाता है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, आवर्त काल और आवर्ती के बीच में संबंध। तो देखिए फ्रीक्वेंसी या न्यू हम कहें वो होता है 1/t, टी मतलब आवर्त काल। अब बात करते हैं तारतव या पिच के बारे में। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवर्ती को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है वह उसका तारतव कहलाता है। वायलिन के अंदर फास्ट वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी या आवर्ती अधिक है, इसका मतलब उसका तारतव भी अधिक है। यहां पे आप इस चित्र में समझ सकते हैं कि दोलनों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी बनेगी, इसका मतलब ज्यादा वहां पे तारतव होगा। दूसरी तरफ बांसुरी की आवाज अगर हम समझे तो वहां पे वाइब्रेशंस या कंपन जो है वो धीमे हैं, उसके कारण कम आवर्ती है और कम तारत्व होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कम आवर्ती यहां पे है। बच्चे की आवाज ज्यादा तारत्व के साथ होती है, जबकि बड़े की आवाज कम तारत्व लिए हुए होती है। स्पीड ऑफ साउंड या तरंग का वेग, एक तरंग को किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो v बराबर है d/t। v यहां पे स्पीड या वेग को रिप्रेजेंट करता है, d यहां पे डिस्टेंस, और क्योंकि हम यहां तरंग दैर्घ्य ले रहे हैं तो डिस्टेंस को लैम्डा से हम बदल देंगे, और टाइम समय यानी कि टाइम पीरियड से हम इसको बदल देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू λ/t। लैम्डा तरंग दैर्घ्य और t समय है। तो न्यू बराबर है 1/t, क्योंकि हमने पढ़ा था आवर्ती 1/t होती है। तो यह मान हम इसमें रखें तो हमारे पास आ जाएगा v बराबर है न्यू मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। ये v है तरंग वेग। अब अलग अलग प्रकार के पदार्थों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का संचरण किस प्रकार से होता है या ध्वनि की चाल क्या है वो आप देख सकते हैं। ठोस के अंदर आप देखेंगे तो सबसे अधिक है 6420 मीटर प्रति सेकंड, जबकि आप गैस के अंदर देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के अंदर 213 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। तो अर्थात जैसे जैसे आप ठोस सबसे अधिक गति, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस में ध्वनि की गति सबसे कम होती है। अब समझते हैं तापमान क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए किसी भी माध्यम का तापमान ध्वनि की चाल को प्रभावित कर सकता है। जैसे 331 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर, पर यहीं पर अगर हम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस कर दें तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है किसी माध्यम का, ध्वनि की गति भी बढ़ती हुई चली जाएगी। इस अध्याय में अभी तक हम सीख चुके हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के उत्पादन के बारे में,
ध्वनि के संचरण के बारे में, और हमने ये भी सीखा कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंग के अभिलक्षणों के बारे में हमने जानकारी ली, और अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होता है ये भी हमने सीखा। अब बारी है आपके लिए कुछ कार्य की। आप यहाँ पे वीडियो को रोक के इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं और बाद में इन्हें हल करने का प्रयास करें। ध्वनि के बारे में और अधिक हम आगे के वीडियोज में जानेंगे। धन्यवाद।